फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टोटल क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारी सिद्दीनकर या मलयज? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोग लगाते हुए शुरुआत कर दे। आप लोग तेजी में एकदम आंसर लगाना, सभी को शेयर कर दे ताकि सभी तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके, है ना। फटाफट सभी को शेयर कर दे। रामधारी सिद्दीनकर, सही आंसर क्या है? रामधारी सिद्दीनकर। चलो अगला सवाल, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? ए, बी, सी या डी? शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता तो याद रखेंगे कौन है? जे कृष्णमूर्ति। सही जवाब क्या होगा? जे कृष्णमूर्ति। चलिए बहुत अच्छे। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? भरतजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव या गंगाराम? तो क्या था मलयज का पूरा नाम? चलिए एकदम फटाफट सभी का आंसर आता हुआ। मलयज का पूरा नाम क्या था? एकदम शानदार आंसर होगा भरत जी श्रीवास्तव। जो भी ए पे क्लिक किए हैं एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस। 8 फरवरी के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी को आपका हिंदी का, साइंस और कॉमर्स वालों का है। परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? परगीत और समाज आलोचनात्मक, जीवनी, आत्मकथा या ललित निबंध? परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 एकदम शानदार याद रखेंगे। परगीत और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है ना। जो भी ए पे क्लिक किए बहुत अच्छे याद रखिएगा। परगीत और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यह आपको दिखाना है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चलिए 8 बजे आए हैं तो बच्चे कम है, अगर 7 बजे आते तो लगता है कि बच्चे आते ही नहीं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखेंगे उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर ए कर्म प्रधान, है ना, एकदम बल्ले बल्ले। चलो अगला सवाल, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, राजेश्वर या मोहन राकेश? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? चलिए एकदम धमाकेदार आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण, राजेश्वर या मोहन राकेश? और फटाफट सभी को शेयर कर दे एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा मोहन राकेश जो है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम ए, बी, सी या डी? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए याद रखिएगा मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, है ना। जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं एकदम धमाल मचा दिए, है ना। मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम था। ठीक है सर, 7 को भी हिंदी लीजिएगा। जी हाँ, 7 को ही हिंदी होगा। ठीक है, क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, टेंशन नहीं लेना है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 7 फरवरी को तो हिंदी चलेगा 1:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, है ना। वो तो स्पेशल क्लास रहेगी ही रहेगी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त, याद रखेंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। सभी का आंसर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है ना, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल, सदनीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, गोदावरी या यमुना? सदनीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलो जबरदस्त, गंडक को बना के लिखा गया था। गंडक ये कहां बहती है? तो ये चंपारण में बहती है ना। गंडक नदी को ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा बाबू। चलो अगला सवाल, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ भारी शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भारे का मजदूर या लंगड़ा शरीर का आदमी? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर।
चलिए एकदम जबरदस्त, याद रखेंगे। धांगड़ शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भारे का मजदूर। जो भी सी पे क्लिक किए हैं एकदम धमाल मचा दिए, है ना। चलो अगला सवाल। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा कौन लिखे थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या सरदार पटेल? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा कौन लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट आंसर करते जाओ बाबू। याद रखिएगा, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा कौन लिखे थे? चलिए बच्चे एकदम धमाल मचाते हुए राजेंद्र प्रसाद के साथ जा रहे हैं। एकदम शानदार आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। याद रखिएगा, चंपारण में राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की चमत्कार की कथा लिखी थी। चलिए बहुत अच्छे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी, श्यामावती देवी, रत्नावली या दमयंती देवी? जयप्रकाश नारायण की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? जेपी का, जिन्हें लोकनायक बोला जाता है। अपनी 2 दिन का पेपर है बाबू, और 2 दिन बिल्कुल एक्टिव रहो। जिस टाइम भी हम क्लास ले उस टाइम एकदम आ जाना है आपको। प्रभावती देवी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक शीर्षक कविता तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? करबक शीर्षक कविता कौन लिखे थे? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? क्वेश्चन नंबर 30। करबक शीर्षक कविता। चलो बहुत अच्छे, करबक की बात की जा रही है। याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। जो भी डी पे क्लिक किए एकदम शानदार। करबक किसके द्वारा लिखा गया था? जायसी के द्वारा लिखा गया था, है ना। एकदम खुद को एक्टिव रखना है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं है। सूरदास किस भाषा का कवि है? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या मैथिली? क्वेश्चन नंबर 40। सूरदास किस भाषा का कवि है, ये आपको बताना है कि भैया ये जो सूरदास है वो किस भाषा का कवि है। चलो एकदम धमाल मचाते हुए, सूरदास किस भाषा के कवि है? चलिए याद रखिएगा, सूरदास जो थे ब्रजभाषी थे। सूरदास किसकी उपासना करते थे? कृष्ण की उपासना करते थे, और ये ब्रज भाषा के कवि थे, है ना। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी एकदम धमाल मचा देना है, ब्रज भाषा, है ना। चलिए अवधी भाषा नहीं बाबू, ब्रजभाषी थे सूरदास। कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण कहाँ के थे? तो वृंदावन। तो वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। चलिए अगला सवाल। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के तुलसीदास, जायसी, भूषण या नाभादास? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा भूषण, है ना। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो 15 का राइट आंसर है भूषण जी जो है वो छत्रसाल दशक के रचनाकार है ना। बहुत अच्छे, सजन सरकार बोल रहे हैं, सब धमाल मचा दिए एकदम गर्दा। चलिए अगला सवाल। जी हाँ, हिंदी 100 नंबर का है, जिससे 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और आपको 50 ऑब्जेक्टिव लाना है। यानी 50 और 50 हिंदी में ऑब्जेक्टिव में एकदम लेके आना है सभी को, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। बहुत अच्छा मौका है, एकदम बाल्टी भर के नंबर लाना है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली हिंदी या मगही? जयशंकर प्रसाद की कौन सी भाषा थी? क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी भाषा थी? जयशंकर प्रसाद की कौन सी भाषा थी? ये आपको एकदम धमाल मचा के आंसर करना है। चलिए देखो सभी एकदम गर्दा गर्दा मचाए हुए हैं, बताइए। याद रखिएगा ये खरी बोली, है ना। ये खरी बोली का यूज करते थे जयशंकर प्रसाद। कौन सी बोली का? खरी बोली का यूज करते थे। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। खरी बोली का यूज करते थे। जैसे कि कमायनी, कमायनी में कौन सी? अब देखो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बताइए कि कमायनी में कौन सी भाषा का यूज है, तो आप कैसे क्या बोलेंगे कि कमायनी तो भैया जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो कमायनी में कौन सी भाषा लगेगी? तो कमायनी में खरी बोली हिंदी लगेगी,
यानी एग्जाम में आपको घुमा के ही पूछेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। कमायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो पूछेगा कमायनी में कौन सी भाषा का यूज किया है, तो आप याद रखिएगा खरी बोली हिंदी का। चलिए अगला सवाल, तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता कवि कौन है। तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता का कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या सुमित्रा नंदन पन्त। तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता कवि क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर करेंगे। सर आपका सारा फंसाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है सीजन सरकार, बहुत अच्छे सीजन भाई। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा देना है। हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे, ये जो हेनरी लेपोज थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको बताना है। हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी लेपोज। हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 का देखो आंसर आने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जा रहे हैं भैया। हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे, फटाफट आंसर कीजिएगा। देखो यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है ताकि एग्जाम में एकदम धमाल मचा देना। सबसे पहली बात जो है ध्यान दीजिएगा, हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे अगर ये पूछेगा तो देखो इसमें दो तरह की बातें सामने आती है, ध्यान से देखिएगा हेनरी लेपोज के बारे में। ठीक है, ये जो असली में जो ये फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन ये अफ्रीकी के जीवन का है ना वेतन करते थे। तो बताइए क्या होगा। चलो बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए आप लोग। देखो सबसे पहले बात कर दे तो ये बेंजिल और बुंगई में रहने वाले थे है ना। फिर अपनी शिक्षा के लिए कहां चले गए थे, तो वो फ्रांस चले गए थे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर बहुत जगह ये घूमे भी थे। तो इनका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। हेनरी लेपोज कहां के रहने वाले थे। बहुत डर लग रहा है सर, चलिए कोई बात नहीं, डर नहीं लगना चाहिए। याद रखिएगा फ्रांस के रहने वाले थे और ऐसे वो अफ्रीका भी गए थे, तो ऐसे आंसर कीजिएगा फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, चलो अगला सवाल, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, छत्रसाल, शिवाजी, राजा रुद्रशाह या औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 19 याद रखिएगा, कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्रशाह ने दिए थे। कौन दिए थे, राजा रुद्रशाह में, कौन दिए थे, राजा रुद्रशाह। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक कैसी कविता है, श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक या उपदेशात्मक। अधिनायक बताएंगे, अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक देखो याद रखना, अधिनायक की बात की जाए तो ये व्यंग था एक तरह का, है ना। ये क्या था, एक मजाक टाइप का था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे सभी का आंसर आता हुआ, और नशरा फातिमा बोल रहे हैं कि सर आप नहीं होते तो पता नहीं एग्जाम कैसा होता। चलिए अभी तो है ना, आपके आने से दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छे, सभी का यहाँ पे आंसर आता हुआ। अगला सवाल, जूठन के हेडमास्टर का नाम बताइए। जूठन के हेडमास्टर कौन थे, कालीराम, ख्यालीराम, दालीराम या हुलासीराम। बताओ जूठन के हेडमास्टर, आप सभी को याद रखना है कालीराम थे। जूठन के हेडमास्टर कौन थे, तो भैया कालीराम थे। ऑप्शन नंबर ए जूठन के हेडमास्टर। ठीक है, चलिए कल रात भी बायो की क्लास हुई है और आज भी बायो की क्लास होगी। ठीक है, आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, कल बायो की क्लास जो है 5 घंटे हुई है, बाद 5 घंटे बायो की क्लास हुई है, जाके देख लीजिए, नहीं देखे हो तो। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, महामनीषी,
तपस्वी, दूसरे बुध या शुक्रान। जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं ये आपको बताना है। जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, एकदम धमाल मचाइए और बताइए कि जय कृष्ण भैया मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं। जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, एकदम धमाल मचा देना है। जय कृष्णा मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। चलो देखो सभी कहां से आता हुआ। और आज भी होगा क्लास, ठीक है, बायो का भी होगा, हिंदी का भी होगा। बिल्कुल बने रहे ताकि जो भी यहाँ पे देखा जाता है आपको यहाँ पे मिल सके। बताइए महामनीषी तपस्वी क्या थे। दूसरे बुध इनको कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें क्या बोला जाता था, फटाफट से कीजिए। चलिए देखो धमाल आशा आता हुआ, एकदम धमाल मचा देना है बाप। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछेगा। जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे। फटाफट से करेंगे। जय कृष्ण भैया किस रूप में देखे जाते थे, तो याद रखिएगा इन्हें कहा जाता था दूसरे बुध, कि भैया आप तो दूसरे बुध है ना। चलो अगला सवाल। नामवर सी किस पत्रिका, नामवर सी किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे। नामवर सी ने किस पता का संपादन किया था। धर्मयुग, शारिका, आलोचना या आजकल। नामवर सी किस पत्रिका का संपादन किए थे। बहुत अच्छे। 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 ऑप्शन नंबर सी, या ए या बी। याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलोचनात्मक। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता था। हिंदी साहित्य का सूर्य कैसे कहा जाता था। हिंदी साहित्य का सूर्य विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। किसे हम हिंदी साहित्य का सूर्य कहते थे, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। सूरदास जो थे कौन भाषा के थे, तो ब्रजभाषी थे, और इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता था। चलिए अगला सवाल 25। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह का रचयिता कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह का रचयिता बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह का रचयिता कौन है। चलिए बहुत अच्छे। 25 का याद रखें, गजानन माधव मुक्तिबोध। 25 का जो भी ए पे जा रहे हैं ना, एकदम मजा आ गया। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इत्यादि, इत्यादि। सर मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता, मेरा भी उर्दू था 8 तक। कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती है तो बिल्कुल क्लास कर ले पूरी, बिल्कुल हिंदी में अच्छा नंबर आ जाएगा। इत्यादि का होगा इति जोर आदि। इत्यादि क्या होता है, इति जोर आदि, है ना। गायक, गायक का संधि विच्छेद बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 गायक। चलो एकदम धमाधम आंसर आता हुआ, गैज और अक। याद रखिएगा सही जवाब क्या है, गैज और अक। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। परमार्थ, परमार्थ का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 28। परम जो अर्थ क्या हो जाएगा, परम जो अर्थ। बिल्कुल सही जवाब है 28 का, जो भी ए पे जा रहे हैं एकदम बल्ले बल्ले, है ना, परमार्थ। चलिए अगला सवाल। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 29 विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद। चलिए एकदम धमाल मचा दिए, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताइए। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। एकदम विद्या जो अर्थी, याद रखना है क्या होगा सही जवाब। तो विद्या जो अर्थी जो होता है वो क्या होता है, विद्यार्थी होता है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो दुर्गम, दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। दुर्गम शब्द का आगम, सुगम, अलभ्य या अगम। 30 दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 30। दुर्गम का उल्टा पूछ रहा है, दुर्गम का उल्टा।
दुर्गम का उल्टा क्या होता है? दुर्गम मतलब होता है बहुत दुर्लभ, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा दुर्गम का? एकदम शानदार आंसर आता हुआ 30 का ऑप्शन नंबर बी सुगम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुगम। दुर्गम का उल्टा सुगम। चलो अनुकूल, अनुकूल का उल्टा क्या होगा? यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखेंगे बाबू। 100% एकदम लड़ाना है तो बिल्कुल लड़ाना है, ठीक है। अभी से लेकर डेली क्लास करें, चाहे वो हिंदी का है या बायो का है। खुद को एक्टिव रखें कि कोई भी वीडियो आए तो आप सबसे पहले वहां पे लाइव आपको मिल सके। अनुकूल, तो याद रखिएगा अनुकूल का उल्टा क्या होता है? प्रतिकूल। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आरोही शब्द का उल्टा, आरोही का विलोम क्या होगा? आरोही। 32 आरोही। देखो आरोही मतलब होता है क्या? बढ़ते हुए क्रम में, तो उसका उल्टा क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। आरोही मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप उसका उल्टा क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही, घटते हुए क्रम में। 32 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए। विराग शब्द का विलोम बताएं। विराग, विराग मतलब होता है जिसे जीवन से कोई मतलब नहीं हो, जीवन से एकदम थक गया हो कि क्या है जीवन, है ना, संन्यास ले लिया, उसको बोलते हैं विरागी। और जो संन्यास नहीं लेता है उसके दिल में क्या चलता रहता है? तो उसके दिल में सिर्फ प्यार और मोहब्बत चलते रहता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो उसका उल्टा हो जाएगा अनुरागी, यानी, है ना, इसके दिल में बहुत प्यार है और इसके दिल में कोई प्यार नहीं है, विरागी है। चलिए अगला सवाल। आंखों का तारा, आंखों का तारा, तो बोलते हैं ना कि तुम्हें तो हम आंखों का तारा बना लेंगे, भले ही आंख का तारा बनाए या नहीं बनाए। तो आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना, है ना। जान से प्यारा होना, उसी को बोलते हैं आंखों का तारा। जैसे कि आप लोग क्या है? अपने मम्मी पापा के आंखों का तारा है ना। चाहे वो बेटा है या बेटी है, सब क्या है? अपने मम्मी पापा की आंखों का तारा है। राज दुलारा है और राज दुलारी है। चलिए प्रिय होना। चलिए अगला सवाल। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ बताइए। लंबा होना, कम होना, अधिक खाने वालों को कम खुराक, या अधिक भोजन। ऊंट के मुंह में जीरा। 35 का देखो आंसर आने लगा है। ऊंट के मुंह के जीरा का मतलब क्या होता है? देखो सब बच्चा आंसर करेगा। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में वस्तु देना, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में कोई चीज देना। जरूरी नहीं कि वो खाने वाला चीज ही हो, कोई भी चीज अगर कम दिया, जैसे मान लो वो खाने वाला चीज नहीं है, है ना, वो पहनने वाला ही चीज है, तो कोई भी चीज अगर कम दिया तो बोलते हैं उसको ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कम देना, है ना, कम देना। जरूरी नहीं कि वो खाने वाली चीज ही हो, कोई भी चीज अगर कम दे दे, कोई वस्तु अगर आवश्यकता से आपको कम दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा है। इतना से क्या होगा? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कान काटना, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कटकना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना। कान काटना, क्वेश्चन नंबर 36। कान काटना का मतलब होता है बहुत चतुर होना, बहुत चालाक होना, उसी को बोलते हैं कान काट लिया, है ना। बच के रहना, ये काने काट लेगा, बहुत चालाक है ना। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना का मतलब क्या है? तो मोदी जी भी तो दिया जलवाए थे कोरोना भगाने के लिए, कोरोना गो गो, थाली सब पिटवा दिए थे, है ना, सब अपना बर्तन वर्तन सब फोड़ फाड़ दिया था। तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है प्रसन्नता व्यक्त करना, एकदम खुशी से उछलना। 37 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नगर शब्द का विशेषण क्या होता है? नगर शब्द का विशेषण नगरीय, नागरिक, नगरवासी, या नागर। 38 बताइए नगर शब्द का विशेषण, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बहुत अच्छे। नगर से बनेगा नागरिक, याद रखिएगा, नगर से क्या बनेगा? नागरिक। एकदम धमाल मचा दिए। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रंग शब्द का विशेषण, विशेषण रंग, रंग से क्या बनेगा? रंग से क्या बनेगा? रंग, रंग शब्द का विशेषण बताइए भैया। रंग का विशेषण क्या होता है? रंगयुक्त, रंगबाज, रंगीन, या बेरंग। क्वेश्चन नंबर 39। देखो रंग से क्या बनेगा? तो रंग से बनेगा रंगीन, है, रंगबाज मत बोल देना। कि रंग से क्या बनेगा? रंगीन, ऑप्शन नंबर सी।
रंग से बन जाएगा भैया रंगीन। पत्थर शब्द का विशेषण बताइए, पत्थर का विशेषण क्या होता है? पत्थर, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, है ना, गाना सुने हैं ना, तो बताइए पत्थर शब्द का विशेषण क्या होता है? पत्थर का विशेषण, तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर दिल नहीं होगा बाबू, पत्थर दिल मत समझ लेना। चलो बहुत अच्छे, 40 का राइट आंसर होगा, बताइए ऑप्शन नंबर बी, पथरीला। पत्थर से क्या बनेगा? पथरीला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण, भारतीय, भारतीय, भारतीय या अभारत। भारत शब्द का विशेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41। देखो भारत से क्या बनेगा? भारतीय। भारत से क्या बनेगा? भारतीय। एकदम इंडिया से क्या बनेगा? तो इंडियन। तो भारत से क्या बनेगा? भारतीय। और जो भी एक के साथ के है बिल्कुल धमाल मचाते हुए 8 फरवरी को एकदम धमाल मचा देना है, क्योंकि वो आखिरी दिन है, आखिरी दिन एकदम नंबर लूट के लाना है। जीव जंतु शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। 42। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 42 का फटाफट आंसर करेंगे। जीव जंतु, देखो जैसे ही डैश लग जाए, जैसे ये डैश लग जाए समझ जाइए इसे भाई बहन, है ना, भाई बहन। और यहाँ पे समझ जाइए कि भैया ये डैश लगा हुआ है, माता पिता। जैसे यहाँ बीच में डैश दिख जाए, ये वाला डैश, तो समझ जाइएगा वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बहुत अच्छी। अगला सवाल, नीलांबर शब्द कौन समास है? नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर। 43। नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर, तो याद रखिएगा नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर भैया कर्मधारय समास है, और जो भी एक के साथ गए हैं एकदम धमाल मचाया है। चलिए अगला सवाल, भरपेट। भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट, खाना खाना। बोलते हैं ना कि आज मम्मी एकदम भरपेट खाएगी, आज बहुत टेस्टी खाना बना है, एग्जाम आज नहीं है तो आज एकदम भरपेट खा के गर्दा उड़ा देना है। 44 भरपेट का होगा अव्ययी भाव। याद रखिएगा भरपेट कौन सा समास है? तो भरपेट भैया अव्ययी भाव समास है। भरपेट कौन सा समास है? अव्ययी भाव, है ना। चिरीमार शब्द कौन समास है? चिरीमार, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। चिरीमार कौन सा समास होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का फटाफट आंसर करेंगे। चिरीमार, एक एक क्वेश्चन एकदम एग्जाम के लिए आपको दिए जा रहे हैं, बस आपको धमाल मचाना है। चिरीमार 45 एकदम शानदार, देखो तुम जबरदस्त आंसर आता हुआ। याद रखिएगा चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है भैया। चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सभा शब्द कौन लिंग है? सभा, सभा कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें कोई नहीं। सभा कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का, सभा कौन सा लिंग है? सभा कौन सा लिंग है भैया, ये बताइए एकदम फटाफट, एकदम बताओ सभा। तो याद रखिएगा सभा हो रही है। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सभा कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। चलिए बहुत अच्छे। जल, जल का लिंग बताइए, जल कौन सा लिंग होता है? जल कौन सा लिंग है? फटाफट आंसर करो। जल कौन सा लिंग है? जल जो पानी पीते हैं ना, वही बताना है कि जल कौन सा लिंग होता है। जल कौन सा लिंग है? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 47 एकदम धमाल मचा देना। याद रखिएगा जल का लिंग क्या है? तो जल का लिंग स्त्रीलिंग होता है। जल जो है स्त्रीलिंग है भैया, पुल्लिंग नहीं समझ लीजिएगा। जल क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे स्त्रीलिंग है, कुछ लोग बोलेंगे पुल्लिंग है। चलिए अगला सवाल, दल शब्द का विशेषण बताइए। दल शब्द का विशेषण, दल शब्द का विशेषण क्या होता है? दल, दल कोई भी पार्टी हो, दल शब्द का विशेषण होगा 48 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम लाइक और शेयर एकदम करते रहना है। रुमाल शब्द कौन लिंग है? रुमाल, रुमाल, रुमाल कौन सा लिंग होता है? रुमाल 49। रुमाल, रुमाल बताइए रुमाल का लिंग क्या है? फटाफट तरीके से बताइए रुमाल का लिंग क्या होता है? एक एक बच्चा यहाँ पे धमाल मचाता हुआ। रुमाल कौन सा लिंग है? फटाफट आंसर कीजिए।
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। रुमाल कौन सा लिंग होता है? चलो एकदम देखो सभी का आंसर आता हुआ एकदम बाबा। रुमाल बताइए पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा? सीता ने बहुत अच्छा रुमाल खरीदा, है ना? तो रुमाल क्या है भैया? रुमाल पुल्लिंग होता है। रुमाल कौन सा लिंग होता है? 49। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की खरीदी या लड़का खरीदा, रुमाल होगा पुल्लिंग ही, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में, उपवन में, तो उपवन हम कैसे लिखेंगे? उपजोर वन। उपवन कैसे लिखेंगे? उपजोर वन। ऐसा नहीं कि लड़की रुमाल खरीदी तो बोलेगी मैं एक रुमाल खरीदी, ऐसा नहीं, मैंने एक रुमाल खरीदा। चलिए उपवन, तो उपवन क्या होगा? उपजोर वन। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उपजोर वन। उपसर्ग होता है जो आगे रहता है ये उपसर्ग होता है, जो पीछे रहता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो पीछे वाला प्रत्यय होगा और आगे वाला क्या होगा? उपसर्ग होगा, है ना? तो सही जवाब क्या है? उप। ईमान में उपसर्ग बताइए, ईमान। तो ईमान कैसे लिखेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 51। तो ईमान कैसे लिखना है? ई जोर मान। ईमान कैसे लिखना है? ई जोर मान। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं एकदम धमाल मचा दिए हैं। सुकर्म में उपसर्ग, क्वेश्चन नंबर 52। सुकर्म में क्या उपसर्ग होगा? तो सुकर्म कैसे लिखेंगे? सुजोर, सुजोर कर्म। तो भैया उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु, और कर्म क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो गए हैं एकदम बल्ले बल्ले हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाशित में प्रत्यय बताइए, प्रकाशित। 53 प्रकाशित, फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो प्रकाशित, प्रकाशित कैसे लिखेंगे? तो प्रकाश, है ना, प्लस इत, प्रकाश प्लस इत। देखो हर्षई रहेगा ना, हर्षई के लिए हम ये वाला ई यूज करते हैं, और दीर्घई के लिए कौन सा ई यूज करते हैं? तो ये वाला ई यूज करते हैं, ठीक है? तो प्रकाशित में आपको कौन सा है? हर्षई है ना? प्रकाशित में क्या है? हर्षई है, तो हम इत के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलो पठनीय, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 54। पठनीय, तो पठनीय कैसे लिखते हैं? पठनीय लिखते हैं पठ जोर अनिय। पठनीय कैसे लिखते हैं? पठ जोर अनिय, है ना? तो पठ हो जाएगा उपसर्ग और अनिय क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जुड़ गए हैं एकदम आप धमाल मचा दी, है ना? सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। पंकिल शब्द में प्रत्यय बताइए, पंकिल। 55 पंकिल, तो पंकिल कैसे लिखाएगा? पंकिल लिखाएगा भैया पंक जोर इल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर्षई लगा हुआ है। जब हर्षई लगाता है तो हम ये वाला ई लिखते हैं, जब दीर्घई लगता है तो हम ये वाला ई लिखते हैं, है ना? तो सही जवाब क्या होगा? पंकिल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकदम धमाल मचाते हुए अगला सवाल, काल के कितने भेद होते हैं? काल, तो आप सभी को पता है काल 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, और एक भविष्य काल होता है। सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिंग है? लिंग पहचानने में क्या है? जैसे दही, दही कौन सा लिंग है? तो इसे सेंटेंस बनाइए कि दही खट्टा होता है कि दही खट्टी होती है। तो आप क्या बोलते हैं कि सर दही तो खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। तो खट्टा होता है इसका मतलब होता है, होती नहीं है, होता है, इसका मतलब दही क्या है? पुल्लिंग है। इस तरह सेंटेंस बना के आपको देखना है ना? रुमाल पुराना है, रुमाल पुरानी नहीं बोलते हैं, तो रुमाल पुल्लिंग होता है। कमीज पुरानी है, शर्ट पुरानी है, तो शर्ट क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से बनाना है बाबू। अगर कंफ्यूज है तो सेंटेंस बना लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, काल 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 57। अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने भेद है? 5, 2, 3 या 6? क्वेश्चन नंबर 57। दही खट्टी नहीं, दही खट्टा होता है ना? हिंदी शुद्ध बोलिएगा तो लिंग निर्णय सही होगा, हिंदी गलत बोलिएगा तो लिंग निर्णय गलत हो जाएगा। चलिए 57, अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है 5 तरह की होती है। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे ट्रेन, अब पूछ देगा ट्रेन कौन सा लिंग है? ट्रेन, तो ट्रेन क्या है? ट्रेन चलता नहीं है, ट्रेन चलती है। ट्रेन क्या है? चलती है।
भले हम बोलते हैं कि ट्रेन चल रहा है सर, ट्रेन चल रहा है नहीं होता है, ट्रेन चलती है। अगर ट्रेन पूछ देगा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। बाइक पूछ देगा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। इस तरह से 3 को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता है उसे क्या बोलते हैं, हमेशा, जिसका कभी अंत ना हो, हमेशा। देखिए जो हमेशा रहेगा उसको हम बोलते हैं शाश्वत है, ये विधि का विधान है, ये शाश्वत है और ये हमेशा रहेगा, शाश्वत। 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। चलो अगला सवाल, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको किसी चीज की कमी नहीं हो। 59, तो याद रखिएगा जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो गॉड में आस्था रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, आस्तिक, है ना। ये आस्तिक है भैया, ये गॉड में विश्वास रखता है। और जो गॉड में विश्वास नहीं रखता उसे हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। जो शिव की आराधना करता है उसे हम शैव बोलते हैं। और जो धर्म का बिल्कुल पालन करता है ना, जैसे कोई अपने धर्म को बहुत ज्यादा पालन करते हैं कि मेरे धर्म जो है बहुत अच्छा है, तो उसको बोलते हैं धर्मानुयायी। सभी का ऑप्शन बता दिया। आस्तिक मतलब होता है भगवान में आस्था रखने वाला, नास्तिक मतलब जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, शैव का मतलब होता है शिव का उपासक, और धर्मानुयायी का मतलब होता है बिल्कुल धर्म को मानने वाला। चलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक, भगवान को मानने वाला। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत शीर्षक की कौन सी विद्या है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है, बालकृष्ण भट्ट की जो बातचीत है वो कौन सी रचना है, क्वेश्चन नंबर 61। 61 का फटाफट आंसर करेंगे, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। एकदम देखो धमाल मचा दिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। याद रखेंगे ललित निबंध, जो भी डी पे जा रहे हैं एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या है, गांव के घर, बताइए क्वेश्चन नंबर 62, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 62, गांव का घर। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिए गांव के घर के जो रचयिता है वो कौन है, ज्ञानेंद्र पति है, ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र पति। अगला सवाल, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या जयप्रकाश नारायण। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 63 का फटाफट आंसर करेंगे। 100 अजान एक सुजान, एकदम बल्ले बल्ले, याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान के जो राइटर है वो कौन है भैया, तो वो बालकृष्ण भट्ट है ना। सही जवाब क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। बोलने के मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, क्वेश्चन नंबर 64, ये कौन कहे थे, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, याद रखिएगा बेन जॉनसन साहब कहे थे। कौन कहे थे, बेन जॉनसन ने कहा था। और जो भी एक के साथ गए हैं एकदम बल्ले बल्ले, है ना। चलिए अगला सवाल, बिशनी कौन है, बिशनी, बिशनी कौन है यह आपको बताना है कि बिशनी कौन है, मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची या मानक की माँ। 65, बिशनी कौन है, बिशनी कौन है, मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची या मानक की माँ। चलो एकदम देखो झकास आंसर आता होगा। याद रखिएगा बिशनी जो है वो मानक की माँ है। बिशनी कौन है, तो बिशनी की मानक की माँ है। जो भी डी के साथ गए हैं बहुत अच्छे। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए कि लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है, लेखनीय, लेखिका, रचयिता या लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखक। क्वेश्चन नंबर 66 का फटाफट आंसर करेंगे। 66, याद रखिएगा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो लेखिका। 66 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी के साथ गए हैं एकदम धमाल मचा दिए, लेखक से क्या बनेगा, लेखिका।
अभिनेता शब्द का संधि विच्छेद कि अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेता, नायिका, अभिनेत्री, सहनायिका या बताइए अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 67। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो अभिनेता को हम क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हीरो से क्या बनेगा? हीरोइन। पृथ्वी को धारण करने वाला, जो पृथ्वी को धारण कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। जो पृथ्वी को धारण कर लेता है, पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? फटाफट से करेंगे। पृथ्वी को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? चलो देखो फटाफट सा अच्छा क्या है बताइए। वह जो पूरे पृथ्वी को धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरे पृथ्वी को धारण कर लेता है। एकदम देखो फटाफट सभी ने आंसर किए हैं। आकाशपीन, भूकंप, पार्थिव या महीधर। पृथ्वी को धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला क्या कहलाता है? चलो देखो सभी ने आंसर करे हुए हैं। धरती को धारण करने वाला देखो भूधर कहलाता है, महीधर कहलाता है। ठीक है ना? ये सभी इसके सही आंसर है, चाहे वो भूधर है। अरे भूकंप नहीं होगा, भूकंप कौन कर रहा है भैया? भूकंप एकदम नहीं होगा। बताइए 68 का पृथ्वी को धारण करेगा तो भूकंप हो जाएगा। महीधर बोलते हैं, है ना? देखो भूधर भी बोलते हैं, या तो भूधर बोलेंगे या तो महीधर बोलेंगे, ये सभी बोलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, मृग जैसे नेत्रों वाली, मृग जैसे नेत्रों वाली क्या हो? मृग जैसे नेत्रों वाली, तो मृग जैसे नेत्री वाली को क्या बोलते हैं? मृग नयनी बोलते हैं, है ना? 69 का सही जवाब क्या होगा? मृग नयनी। मृग जैसे नेत्र वाले को क्या बोलते हैं? मृग नयनी। एकदम धमाल मचा दिए। अगला सवाल, अज्ञेय जी का पूरा नाम, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय जी का पूरा नाम, ए बी सी या डी? अज्ञेय जी का पूरा नाम 60 70। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की। सही जवाब क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। मुक्ति बोध का पूरा नाम, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? दयानंद माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव या देवानंद माधव? मुक्ति बोध का पूरा नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 71। एकदम बल्ले बल्ले याद रखेंगे। मुक्ति बोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्ति बोध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्ति बोध। 72, जिसका जन्म बाद में हुआ, जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या बोलते हैं? देखो अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म पहले हुआ, उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। कनिष्ठ का मतलब होता है सबसे छोटा, जो घर में सबसे छोटा हो उसको बोलते हैं कनिष्ठ। सबसे छोटा हो, जैसे कनिष्ठ सुपुत्र यानी कि बेटा में सबसे छोटा, कनिष्ठ सुपुत्री इसका मतलब बेटी में सबसे छोटी। अगला ऑप्शन देखते हैं, अनुज। अनुज मतलब होता है जो बाद में जन्मा हो, है ना? जो बाद में जन्मा हो। अनुज मतलब ही छोटा होता है लेकिन सबसे छोटा नहीं होता, याद रखिएगा। जो बाद में जन्मा उसको हम अनुज बोलते हैं। और ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। जैसे बड़े भैया है तो उनको क्या बोलेंगे? ज्येष्ठ बोलेंगे। सही जवाब है बाद में जमना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। शुद्ध शब्द कौन है? इसे बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध। प्रश्न, स्वर्ग, पुस्तक या अंधेरा? देखो प्रश्न गलती लिखा हुआ है, पुस्तक भी गलती लिखा हुआ है और अंधेरा भी गलती लिखा हुआ है, लेकिन स्वर्ग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध का मतलब होता है सही, सही कौन लिखा हुआ है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, शुद्ध शब्द बताइए। वाल्मीकि सही कौन लिखा हुआ? तो ये वाल्मीकि बिल्कुल बिल्कुल गलत है 74 में, है ना? ये भी वाल्मीकि आपका गलत लिखा हुआ है और ये भी गलत लिखा हुआ है। वाल्मीकि जो सही लिखा हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी। एक बार दीर्घई और दूसरी बार हर्षई। वाल्मीकि में एक बार दीर्घई और दूसरी बार हर्षई, है ना? जो सी के साथ गया एकदम बल्ले बल्ले। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जिससे किसी भी बात के न होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? 75। याद रखिएगा उसे क्या बोलते हैं? निषेधावाचक, है ना? 75।
जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे बोलते हैं निषेधवाचक। यानी कि इसमें शक है भैया, न होने का बोध है, निषेध है, इसमें निषेध प्रकट हो गया। शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द क्या है? प्रधानाचार्य हम कैसे लिखते? प्रधानाचार्य कैसे लिखते? ये तो प्रधानाचार्य है और ये प्रधानचार्य है और ये तो लंगड़ा हिंदी है ना, ये तो जिसको नहीं पढ़े आता वो ऐसे लिखता है। ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाचार्य। जो भी ए के साथ गए एकदम धमाल मचा दी। शुद्ध शब्द कौन है? प्रियदर्शी कैसे लिखा था? प्रियदर्शी, तो ये देखो, ये तो प्रियदर्शी है, दर्शी ये तो होगा नहीं, और ये प्रियदर्शी है, स तो होता नहीं है ना, ये प्रियदर्शी है तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा 77 का? सही जवाब होगा प्रियदर्शी। सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए विकल्प, विकल्प कैसे लिखाएगा? विकल्प, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। एकदम देखो, बल्ले बल्ले ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, एकदम आपको धमाल मचाना एग्जाम में। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में जो दखल देता है उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी काम में दखल देता है, जो लोग कल बोल रहे थे कि सर हम सबसे पहले उठेंगे, देखो वो एकदम फरार है। किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप, कर्मशील, कर्महीन या दखलकार। तो किसी काम में दखल देना को हम क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप करना। सही जवाब क्या है? हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो गए हैं एकदम धमाल मचा दी, है ना। अगला सवाल, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार। जो जानने की इच्छा रखता है, क्वेश्चन नंबर 80, देखिए उसको बोलते हैं जिज्ञासु, कि भैया बहुत जिज्ञासु है ना, हर चीज जानने की इच्छा। जैसे बच्चा, पापा ये क्या है? तो पापा बोलते हैं ट्रेन है। पापा ये क्या है? तो पापा ये धुआं है। ये गाड़ी क्यों चल रही है? यानी बच्चा क्या होता है? बहुत जिज्ञासु होता है। और जो बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है वो आगे जाकर बहुत तेज बनता है ना, उसी को बोलते हैं जिज्ञासु। अगला सवाल, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला, जीव, जानवर, वनचर या वंचर। तो जो दो दिन भर जंगले में चलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? वंचर है ना, एकदम जंगल में जाके मंगल मनाने रहता है। चलिए 81 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वंचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? जो गुण दोष की विवेचना करता है ना, बार बार बोलेगा, किसी किसी का आदत होती है, फलनवा ऐसे किया, चिलनवा ऐसे किया, है ना, उसके पापा ये करते हैं, उसके पापा वो करते हैं, फलनवा चिलनवा जो करते रहते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 82 का गुण दोष विवेचक। 82 आलोचक, है ना, हमेशा किसी न किसी की आलोचना करते रहना, उसी को बोलते हैं आलोचक। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म 1911, 2011, 1811 या 1850। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 83। एकदम शानदार, 1911। जैसे कि हम किसका विवेचना करते हैं? अज्ञेय जी का जन्म। 83 का राइट आंसर क्या होगा? 83, एकदम जबरदस्त। ऑप्शन नंबर ए, 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। एकदम धमाल मचा दी, 1911, है ना। चलिए बहुत अच्छे। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह भैया कब चुपके चुपके से आए थे? याद रखिएगा, नामवर सिंह जो है 1927 ईस्वी में एकदम चुपके चुपके आ गए थे। 84 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्रेम के पीर के कवि कौन है? कौन प्रेम के पीर बोले जाते हैं? किसे प्रेम के पीर बोलते हैं? तुलसीदास, सूरदास, जायसी या कबीरदास। प्रेम के पीर किसे बोलते हैं? प्रेम के पीर, याद रखिएगा, प्रेम के पीर बोलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। ये जो है एकदम प्रेम के पुजारी थे, है ना, ये प्रेम के पीर कहे जाते थे। चलिए अगला सवाल, राष्ट्र कवि किसे बोलते हैं? राष्ट्र कवि, नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर या बिहारी लाल। ज्यादा देर तक क्लास नहीं लेंगे, 9:30 बजे तक ज्यादा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि आज सरस्वती पूजा है। ये 9:30 बजे तक क्लास होगी, फिर शाम में क्लास होगी, टेंशन नहीं लेना है। फिर शाम 5 बजे से रेडी रहिएगा आप लोग। शाम 5 बजे से फिर क्लास होगी, शाम 5 बजे से रेडी रहना है सभी को। शाम के 5 बजे से आज रेडी रहना है ना। हिंदी और बायोलॉजी दोनों के लिए रेडी रहना है आज शाम 5 बजे से। ये क्लास 9:30 बजे तक चलेगी। निम्न से कौन राष्ट्र कवि है? क्वेश्चन नंबर 86, याद रखिएगा, एकदम बल्ले बल्ले। सही जवाब है दिनकर जी। दिनकर जी को राष्ट्र कवि बोला जाता है, इसको तुम याद रखिएगा। अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे?
याद रखिएगा शाम 5 बजे आज हिंदी और बायो की क्लास चलेगी, तो शाम 5 बजे एकदम लाइव आ जाना है अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को एकदम दबा दीजिए जोर जोर से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल्कीस भट्ट क्या थे? 87। बहुत अच्छे, याद रखिएगा ये जो थे साहित्य के एडिशन, ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, एकदम धमाल मचा दी। लोकनायक शब्द किसे बुलाया जाता है? किसे लोकनायक बोलते थे? लोकनायक। लोकनायक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रेमचंद, जयप्रकाश नारायण, नागार्जुन या फणीश्वर नाथ रे? लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 88। लोकनायक एकदम देखो बल्ले बल्ले हो गया। लोकनायक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 88। एकदम शानदार, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। सही जवाब क्या है? लोकनायक किसे बोलते हैं? तो ये भैया जयप्रकाश नारायण जी को हम क्या बोलते हैं? लोकनायक बोलते हैं, है ना। दास, सूरदास, कबीरदास या जायसी? क्वेश्चन नंबर 90 है सूरसागर के रचनाकार कौन थे? एकदम देखो ये सूरदास जो है ना हमेशा स से ही लिखते थे। सूरदास जो है हमेशा स से ही लिखते थे, उनको स वर्ड से बहुत अच्छा प्यार था, है ना। लगता है स नाम से प्यार हो किए थे क्या? सूरदास, सूरसागर, सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। करबक में कौन बात पाई जाती है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा या दानव की महिमा? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 91। हैप्पी सरस्वती पूजा सर। चलिए आपको भी मां सरस्वती की महिमा आप सभी पे बने रहे। चलिए करबक में कौन सी बात पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा? एकदम जबरदस्त आंसर आता होगा, प्रेम की महिमा। याद रखेंगे प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ये गुरु वाला जरूर याद रखिएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 92। बताइए नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हाँ बायो भी होगा, बायो की क्लास रात में हुई थी ना, और आज भी होगी बायो क्लास। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई जो है वो नामवर सिंह के गुरु थे। कमायनी के रचयिता, कमायनी के रचयिता कौन थे? कमायनी के रचयिता क्वेश्चन नंबर 93। कमायनी के रचयिता 93। कमायनी के रचयिता कौन है? एकदम ध्यान से रखिएगा जयशंकर प्रसाद। और ये कौन सी बोली का यूज करते थे जयशंकर प्रसाद? तो बोली कौन सा बोलते थे? तो खरी बोली, है ना। अपनी कौन सी भाषा में लिखते थे? तो खरी बोली का यूज करते थे। कमायनी का रचयिता कौन है? क्वेश्चन 93, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी रचना है? 94। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है, जबरदस्त। गद्य कविता कौन है? गद्य कविता 95। गद्य कविता जो है वो हार जीत है। हार जीत क्या है? तो ये एक गद्य है। हार जीत क्या है? गद्य है। भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण जो है किस रस के महान कवि है? भूषण, भूषण किस रस के महान कवि है? 96। एकदम धमाकेदार आंसर आ चुका है, वीर रस। भूषण कौन से रस के महान कवि है? याद रखिएगा भूषण जो थे वो वीर रस के महान कवि थे। ओ सदा नीरा किस नदी को आधार बना के लिखा गया है? ओ सदा नीरा किस नदी को आधार बना के लिखा गया है? एकदम ओ सदा नीरा जैसे ही आएगा ओ सदा नीरा ओ मेरे नीरा, तो याद रखिएगा गंडक नदी। गंडक नदी को आधार बना के लिखा गया है। और गंडक नदी कहाँ की है? ये चंपारण, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए गंडक नदी का संबंध कहां से है? तो आप याद रखिएगा चंपारण से है। ओ सदा नीरा है ना गंडक नदी। जायसी किस काल खंड के कवि हैं? जायसी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? 98 जायसी। देखो जायसी को आपको पता है कि इनको प्रेम के पीर का बोला जाता था, और ये क्या है? तो ये जो है भक्ति काल। कौन सी काल के कवि हैं? भक्ति काल, भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, संत तुलसीदास कैसे कवि है? संत तुलसीदास कैसे कवि है? समन्वयवादी, रहस्यवादी, पृथकवादी या छायावादी? संत तुलसीदास कैसे कवि है? क्वेश्चन नंबर 99 का फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, संत तुलसीदास कैसे कवि है? चलिए याद रखिएगा संत तुलसीदास की बात हो रही है, और ये कैसे कवि है? जो भी डी के साथ कहे एकदम धमाल मच गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था?
गैंग्रीन किस कहानी का शीर्षक था? उसने कहा था रोज, रस्सी का टुकड़ा या तिरिच। गैंग्रीन, गैंग्रीन किस कहानी का शीर्षक था? फटाफट आंसर करेंगे कि भैया ये गैंग्रीन जो है किस कहानी का शीर्षक था? एकदम बल्ले बल्ले। गैंग्रीन जो था वो कौन सी कहानी का? तो रोज कहानी का